आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट किए थे। आज यहाँ स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर इससे भी नीट में एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बड़ा इजीली क्वेश्चन आ जाता है। तो सेल साइकिल एक टर्म यूज हुआ है, सेल साइकिल। तो बेटा सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड। पहले तो ये बता दें पूरा एक साइकिल है ना। सेल साइकिल में इंटरफेज भी आता है और एम फेज भी आता है। और आपको पता है कि इंटरफेज में सेल का सिर्फ ग्रोथ होता है, सेल का साइटोप्लाज्म डबल होता है, बढ़ता है। सेल का सेल ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, ये आपने पढ़ा है। सेल का साइज बढ़ता है, सेल ग्रो करता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता। लेकिन इंटरफेज के बाद जब एम फेज आता है तो एम फेज में सेल का न्यूक्लियस डबल होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा, दो डॉटेड सेल्स बन जाते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो इंटरफेज में सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, ऑर्गेनेल डबल हो गया, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ गया, डिवाइड नहीं करता। एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इवेंचुअली फाइनली दो डॉटेड सेल्स बन जाते हैं। तो आप देखिएगा सबको मिला के, इंटरफेज को, एम फेज को, सबको मिला के हम पूरा एक साइकिल बोलते हैं, सेल साइकिल। तो आप देखिएगा यहाँ पे सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स, मीन्स डबल करना, इट्स जीनोम, अपने जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा। अच्छा, सेल साइकिल जो होता है जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। अदर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ऑर्गेनेल्स है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, जो भी है ना, वो सब सिंथेसाइज करेगा। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटेड सेल्स, इट्स कॉल्ड सेल साइकिल। और बाद में फिर ना दो डॉटेड सेल्स में डिवाइड कर जाता है। अदर कंस्टिट्यूएंट्स में आप देखेंगे वो न्यूक्लियस भी अपना बना लेगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर लेगा, और फाइनली दो डॉटेड सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कॉल्ड सेल साइकिल। और जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में आप देखेंगे बेटा कि जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स का डबलिंग होना, सेल का ग्रोथ होना, साइटोप्लाज्म बढ़ना, ये पूरे इंटरफेज में होता रहता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक एस फेज में होता है। तो ग्रोथ तो पूरे फेज में चलता रहेगा, पूरे इंटरफेज में चलता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन स्पेसिफिक स्टेज में होता है, एस फेज में होता है। तो ये बताओ, ये पूरा जो साइकिल है, ये सेल साइकिल का जो हमने डायग्राम बताया है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो हम बता दें, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। आप देखेंगे ना, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसका ड्यूरेशन वेरी करेगा, और एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स में भी ये वेरी कर सकता है। जैसे ह्यूमन सेल में, एक नॉर्मली हमने ले लिया, ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में आप देखेंगे ना एक बार डिवाइड करेगा। एंड ईच सेल डिवाइड्स इन 90 मिनट्स। मतलब आप ये देखेंगे ना, इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे मान लीजिए ह्यूमन का कोई सेल है, उसको एक साइकिल कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करने में, साइकिल कंप्लीट करने में अराउंड 24 आवर्स लग जाएगा। 24 घंटे में वो एक बार डिवाइड कर पाएगा। लेकिन ईस्ट जो होता है, ईस्ट भी क्या है? यूकैरियोट्स है, लेकिन यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट 90 मिनट्स में, मतलब लगभग 1.5 घंटे में वो डिवाइड कर जाता है, डबल हो जाता है। ह्यूमन का सेल है तो वो 24 घंटे लगा देता है डिवाइड करने में। ऐसे ही आप देखिए, सेल साइकिल इन्वॉल्व, जो भी हम ऊपर बताए थे, इन्वॉल्व सेल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब, सेल ग्रोथ का मतलब सेल का साइज बढ़ना। और साइज कैसे बढ़ेगा? उसका साइटोप्लाज्म बढ़ने से। सेल साइकिल इन्वॉल्व सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ये सब सेल साइकिल में ही आ जाएगा। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म, मतलब साइज। और सेल ग्रोथ जो है इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ग्रोथ तो पूरे इंटरफेज में, G1 है, G2 में होता रहेगा, लेकिन जो डीएनए का डबलिंग है, रेप्लिकेशन है, वो स्पेसिफिक स्टेज में होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिएगा बेटा, यहाँ पे हमने सेल साइकिल का डायग्राम दिखा रखा है। तो आप ये देखिए, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में दो चीज़ होता है।
एक तो आपको ये देखिए जीवन दिख रहा है ना, ये जीवन, जीवन से लेकर ये S फिर ये G2 यहाँ तक इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। G1 S G2 ये पूरा ना ये इंटरफेज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये M फेज है। M फेज का यहाँ पे मतलब है माइटोसिस। सोमैटिक सेल है तो M का मतलब माइटोसिस होगा, जर्म सेल है तो M का मतलब मियोसिस होता है। तो इंटरफेज में G1 S G2, M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस यहाँ से यहाँ तक दिखाया हमने। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर यहाँ पे हमने दिखाया है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं ना जो G1 फेज से निकल के G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज एक सस्पेंडेड स्टेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, वहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया G1 से निकल के G0 फेज में चला गया। तो ये देखिएगा G1 S G2 ये पूरा इंटरफेज है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक M फेज है। M फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये होता है। तो पूरे इंटरफेज में, इंटरफेज जो होता है ये पूरा ग्रोथ वाला फेज होता है। पूरे इंटरफेज में सेल का ग्रोथ होता रहता है। और M फेज में ये एक्चुअल में डिवीजन वाला फेज होता है। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस में, फिर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिससे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो G1, G का मतलब होता है ग्रोथ, या G का मतलब गैप भी होता है, गैप। तो इंटरफेज क्या है? इंटरफेज, इंटर मतलब बीच का, फेज मतलब स्टेज। तो ये मेन डिवीजन वाला फेज तो ये है। तो आप देखिए एक बार सेल डिवाइड किया, फिर यहाँ से दोबारा M फेज आना है, तो दो लगातार M फेज के बीच में जो स्टेज आता है ना उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है G1 फेज, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल फेज। क्यों ऐसा बोलते हैं भी हम आपको बता देंगे। तो एक चीज ध्यान देना, 24 घंटे में सेल डिवाइड करता है। तो बेटा एक चीज ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, पूरा ये सेल साइकिल है, पूरे सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम इंटरफेज में कंज्यूम हो जाता है। मतलब M फेज लेस देन 5% टाइम पे कंप्लीट होता है। मतलब अगर ह्यूमन में सेल 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है तो लगभग 23 आवर्स इंटरफेज में ही कंज्यूम हो जाता है, और M फेज 1 आवर या थोड़ा सा ज़्यादा में कंप्लीट होगा। तो मोर देन 95% टाइम कंज्यूम इन इंटरफेज। इंटरफेज में मोर देन 95% टाइम कंज्यूम होता है, और M फेज में लेस देन 5%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑलमोस्ट 95% टाइम consumed in interphage और less than 5% in M phase। मोर देन 95% टाइम खर्च हो जाता है इंटरफेज में, और लेस देन 5% टाइम कंज्यूम होता है M फेज में। तो M फेज जो होता है ये शॉर्ट फेज होता है, डिवाइडिंग फेज होता है। M फेज और ये जो इंटरफेज है लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज या रेस्टिंग फेज होता है, अभी हम बात करेंगे। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम इसको हटा देंगे ना। आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेटा इंटरफेज के बारे में बात करते हैं, फिर इंटरफेज के बारे में बाद में हम बात करेंगे, फिर M फेज के बारे में। तो इंटरफेज, फिर इंटरफेज में आता है G1 और G2 फेज। तो इंटरफेज है क्या? इंटर का मतलब क्या है? इंटरफेज जो आप देखिए डायग्राम में, ये M फेज जो यहाँ से यहाँ तक है, M फेज में कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आ गया, फिर ये साइटोकाइनेसिस, यहाँ से यहाँ तक ये M फेज है। ये एक्चुअल में डिवीजन वाला फेज है। तो एक बार बताइए, मान लीजिए M फेज से आप चले और फिर ये साइकिल कंप्लीट करके दोबारा M तक पहुँचे, तो दो लगातार M के बीच में जो बड़ा सा स्टेज आया है ये है इंटरफेज। तो ये बताइए क्या है? द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव M फेज या सेल डिवीजन फेज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग इंटरफेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल एक्टिव रहेगा मेटाबॉलिकली बट साइटोलॉजिकली रेस्टिंग।
मतलब जो इंटरफेज है मेटाबॉलिकली एक्टिव बट साइटोलॉजिकली रेस्टिंग फेज है। इसका मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब सेल ग्रो करेगा, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, सेल ग्रो करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, लेकिन साइटोलॉजिकली रेस्टिंग का मतलब है सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं होने वाला। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब ग्रोथ होगा, लेकिन साइटोलॉजिकली रेस्टिंग का मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन से संबंधित कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग विद रेस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन से संबंधित रिलेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ये लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज है। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं करता है, डिवीजन की तैयारी करता है। सेल लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन बाय ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेल का ग्रोथ होगा और डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। डिवीजन की तैयारी कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। ध्यान देना, ये तैयारी प्रिपरेशन वाला फेज है, तैयारी वाला फेज है, और तैयारी में टाइम तो लगता ही है, तो यहाँ भी टाइम लग रहा है। इंटरफेज में भी लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज है ना, तो इसको 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो इंटरफेज में क्या होना है? सेल में ग्रोथ होना है। ग्रोथ में क्या बढ़ेगा? सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उसके ऑर्गेनेल्स डबल होंगे, डीएनए भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, हमने बोला इंटरफेज में स्पेसिफिकली सिर्फ एस फेज में होगा, और सेल का साइज बढ़ना, साइटोप्लाज्म बढ़ना, ऑर्गेनेल बढ़ना, ये G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। तीनों फेज में आप देखोगे ना, तीनों फेज में ग्रो करता रहेगा सेल, सेल का साइज बढ़ता रहेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिकली एस फेज में होगा। तो आप देखिए 3 सब स्टेजेस हैं। G1 फेज, G1 मतलब गैप, फर्स्ट गैप किसके किसके बीच? M और S के बीच में, मतलब डिवीजन फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, इसके बीच में पहला गैप है, इसको बोलते हैं G1 फेज। G का मतलब ग्रोथ भी होता है, ठीक है। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। देखिए M के बाद ये है ना, पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया। इसमें आप देखेंगे, हमने बोला था लॉन्गेस्ट है, ये पूरे सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज यही है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ सेल साइकिल। मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल साइज अकर्स, इसी फेज में सेल का साइज मैक्सिमली बढ़ता है, सेल मैक्सिमम ग्रो इसी में करता है, मैक्सिमम उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसी में आप देखेंगे ना, ये जो G1 फेज है, अब किसी सेल में इसका लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है, किसी सेल में छोटा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है तो उसमें G1 फेज छोटा होगा, और अगर स्लो डिवाइड कर रहा है तो उसमें G1 फेज बहुत बड़ा है, इसलिए हमने बोला वेरिएबल, मोस्ट वेरिएबल फेज। इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन होगा, और एटीपी का सिंथेसिस होगा। डुप्लीकेशन मतलब डबलिंग होना ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स यही डबल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी डबल यहाँ नहीं होता, वो G2 फेज में होता है, बाकी ज़्यादातर यहीं पर डबल हो जाते हैं, ज़्यादातर। G1 के बाद आता है, अच्छा एक चीज़ आप देखोगे, आपने सुना होगा कभी G0 फेज, एक होता है G0 फेज। G0 फेज को हम क्यूसेंट फेज भी लिखते हैं, ये हम ऊपर का हटा देते हैं। एक आता है बेटा G0 फेज, G0 फेज को हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं। ये आप देखेंगे ना, ये टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज है, सस्पेंडेड स्टेज ऑफ सेल साइकिल, टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो होता क्या है, क्यूसेंट फेज या G0 फेज क्या है? अगर मान लीजिए कोई सेल G1 फेज में है, ठीक है, और उसको मान लो डिवाइड करना ही नहीं है, उसको डिवाइड करना ही नहीं है, तो वो सेल G1 से S फेज में नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो G1 से एक सस्पेंडेड स्टेज में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। ये टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज है। सस्पेंडेड क्यों बोला?
क्योंकि अगर कोई सेल जी नॉट फेज में है तो सेल बेटा मेटाबोलिकली एक्टिव रहता है। सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट। वो डिवाइड नहीं करेगा, वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, या फिर प्रोलिफरेट तब करेगा, डिवाइड तब करेगा जब उसको ऐसा करने के लिए बोला जाएगा, या फिर जब उसके सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जब जरूरत पड़ेगी तब। तो ऐसे सेल्स जी नॉट फेज में चले जाते हैं। ये रेस्टिंग फेज है, इनएक्टिव फेज है, मतलब सेल उसमें डिवाइड नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, हालांकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तो आप देखिए प्रोलिफरेट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। तो जैसे मान लीजिए हार्ट सेल्स हो गए ना, तो ये सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। या फिर जैसे स्टोमक है, स्टोमक में जो लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमक में एसिड है, डैमेज हो जाते हैं। ब्लड सेल्स हैं, डैमेज मरते रहते हैं, तो इन सेल्स को रिप्लेस करना है। तो ऐसे में जो सेल्स जी नॉट फेज में रहते हैं ना, वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं। तो ये सेल्स तभी डिवाइड करेंगे जब इनके सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा। तो सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स लाइक जैसे हार्ट सेल्स है, नर्व सेल्स है, ये डिवाइड नहीं करते हैं। और कुछ सेल ऐसे भी हैं डिवाइड तभी करते हैं जब डैमेज या डेड सेल्स को रिप्लेस्ड करना है, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करना है। जैसे स्टोमक के लाइनिंग सेल्स है ना, इनको रिप्लेस करना है। तो ऐसे सेल्स जी नॉट फेज में रहते हैं। जी नॉट फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। ऐसे सेल्स जब रिक्वायर्ड होगा ना, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डिवाइड नहीं करते। ऐसे सेल्स जब इनके सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा तो जी नॉट फेज से एग्जिट करेंगे, जो सस्पेंडेड फॉर्म में थे, जी नॉट फेज से एग्जिट करके बाहर निकल के फिर वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे ना। तो ये टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज होता है जी नॉट फेज। इसके बाद आता है, तो जीवन के बाद एस फेज आता है ना। जीवन में ही हमने बता दिया था जी नॉट फेज के बारे में। एस का मतलब होता है सिंथेसिस या सिंथेटिक फेज। एस फेज में बेटा सिंथेसिस फेज है, सिंथेटिक फेज है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स सो दैट, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी बनना, डबलिंग होना, सो दैट अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड। आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए का कॉपी बनेगा जिससे डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। मान लो अगर इनिशियल अमाउंट है 2C, तो एस फेज के लास्ट में या एस फेज के बाद 4C हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। डीएनए का अमाउंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। डीएनए अगर 2C है, इनिशियल अमाउंट है 2C, तो वो 4C हो जाएगा। और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स, अगर क्रोमोसोम नंबर इनिशियल है 2N, तो रिमेन्स सेम 2N ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है। एस फेज की एक खास बात और है, ड्यूरिंग एस फेज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स अकर। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एस फेज में इसका सिंथेसिस होता है, कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। एंड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डबलिंग होना, ऑफ सेंट्रियोल्स ऑल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन, डबलिंग होता है एस फेज में ही, साइटोप्लाज्म में। इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, एनिमल सेल में ध्यान देना, हिस्टोन प्रोटीन भी बना और सेंट्रियोल भी बना, कहाँ? साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग एस फेज। ये आप नोट कर लो। फिर जी एस के बाद हम आते हैं G2 फेज के बारे में बात करते हैं। आप पहले इसको लिख लो। तो G2 फेज जो होता है बेटा, गैप 2 है बिटवीन सिंथेसिस एंड एम फेज, डिवीजन फेज। देखिए ये जो G2 फेज है, G2 फेज S फेज और M फेज, S और M के बीच में G2 आता है, और M और S के बीच में G1 था। ध्यान देना, M और S के बीच में G1 था और S और M के बीच में G2 है। तो G2 फेज जो होता है प्री माइटोटिक फेज है। देखिए माइटोसिस के जस्ट पहले का फेज था, और G1 क्या था? माइटोसिस के बाद का फेज था, ये पोस्ट माइटोटिक फेज था। तो आप देखिएगा G2 फेज में डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी अकर्स। ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का डबलिंग कब होता था? G1 फेज में। MCG मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी, इनका डुप्लीकेशन होता है G2 फेज में होता है, ध्यान देना। और द स्पिंडल प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का यहीं पे सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ RNA होता है। एंड अदर प्रोटीन्स ऑल्सो अकर्स, जो M फेज में रिक्वायर्ड होंगे। ध्यान देना, डिवीजन फेज में जो रिक्वायर्ड होंगे ऐसे प्रोटीन्स का, ऐसे RNA का यहाँ पर सिंथेसिस होता है।
बल्कि मतलब सेल बिल्कुल डिवीजन के लिए तैयार है एकदम, ये तैयारी का ही अंतिम स्टेज है, अंतिम चरण है, सेल बिल्कुल तैयार रहता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाएंगे उनका सिंथेसिस होता है, और आरएनए वगैरह का भी सिंथेसिस होता है। सेल ग्रोथ रिमेन कंटिन्यू, वो तो पूरे इंटरफेज में, G1 फेज में भी सेल ग्रो कर रहा था, S में भी कर रहा था, G2 में भी कर रहा था, सेल का साइटोप्लाज्म तो बढ़ ही रहा था, साइज तो बढ़ ही रहा था, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता रहेगा। अब आता है G2 खत्म हो गया, इसके बाद आता है M फेज। M फेज एक्चुअल में डिवीजन वाला फेज है, ठीक है। तो M फेज को बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्यों? बिकॉज कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट्स अकर। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप देखोगे ना, M फेज में कभी आप देखोगे न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, कभी रीअपीयर हो जाएगा, कभी क्रोमोसोम कंडेंस करेगा, कभी डीकंडेंस करेगा, कभी ऑर्गेनेल्स अपीयर होंगे, कभी डिसअपीयर होंगे, कभी बिल्कुल बीच में मेटाफेज प्लेट बन जाएगा, कभी क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे भाग जाएंगे। मतलब सारा नौटंकी यही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, बिकॉज ऑल सेलुलर कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सेल डिवीजन वाला फेज है, यहाँ सेल का ग्रोथ नहीं होगा, सेल का डिवीजन होगा सिर्फ, बस। और इंटरफेज में सिर्फ ग्रोथ हुआ था, डिवीजन नहीं हुआ था। तो देखिए सेल मेटाबॉलिकली रेस्टिंग बट साइटोलॉजिकली एक्टिव। इसका मतलब है यहाँ पे सेल ग्रो नहीं करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा, बट साइटोलॉजिकली एक्टिव मतलब सेल डिवाइड करेगा। सेल एक्चुअल में सेल डिवीजन वाला फेज है। और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे जो सेल का क्रोमोसोम होगा दो न्यूक्लियस में चला जाएगा, लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। उसके बाद फिर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा जिससे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जेनेटिक मटेरियल आधा आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम आधा आधा हो जाएगा, दो सेल में चला जाएगा, दो न्यूक्लियस में चला जाएगा, और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये होने वाला है यहाँ पे। और बेटा M का मतलब क्या है? M का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है, M का मतलब मियोसिस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल किस टाइप का है। अगर सोमेटिक सेल है तो M का मतलब माइटोसिस है, और अगर जर्म सेल है तो M का मतलब मियोसिस है। तो M का मीनिंग डिपेंड करता है कि वो सेल किस टाइप का है। तो ये जो M फेज है, ये देखिए M फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं हम। तो देखिए आप जरा, जो M फेज है, M का मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए, M का मतलब अगर सोमेटिक सेल है तो M का मतलब माइटोसिस होता है, और अगर जर्म सेल है तो M का मतलब मियोसिस होता है। याद रखना, M का मतलब यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है या फिर मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और इन सोमैटिक सेल्स, टेस्टिस और ओवरी वाले सेल को छोड़ दो, इन सोमैटिक सेल्स, तो M का मतलब है माइटोसिस, और M का मतलब मियोसिस है इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में M का मतलब मियोसिस होता है। ये आप याद रखना, लिख लो, नोट कर लो। तो ये हम हटाते हैं बेटा। तो हम यहां पे मान लेते हैं M फेज का मतलब यहां पे है माइटोसिस, ठीक है। यहां पे हम माइटोसिस की बात करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई सोमेटिक सेल है, तो क्या क्या आएगा देखिए। एक तो आएगा इसमें कैरियोकाइनेसिस, और एक आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया था एम फेज को, माइटोसिस को। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है पेरेंट सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन होना, ठीक है, न्यूक्लियस दो बन जाएंगे। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, साइटोप्लाज्म इंटरफेज में बढ़ा था वही आधा आधा हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ये।
और ये जो कैरियोकाइनेसिस था इसको 4 सब स्टेजेज में डिवाइड किया गया, 4 स्टेजेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सीक्वेंस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है या 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है न्यूक्लियर डिवीजन को। और एक चीज ये ध्यान देना, याद रखो, पीटीएम में आना प्रोफेज, वैसे सीक्वेंस तो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, लेकिन इन चारों में अगर हम देखें तो ये प्रोफेज जो होता है इन चारों में सबसे लॉन्गेस्ट है और एनाफेज इन चारों में सबसे शॉर्टेस्ट होता है। प्रोफेज इन चारों में सबसे लॉन्गेस्ट है और एनाफेज इन चारों में सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ये आप नोट कर दीजिए। फिर हम एक्चुअल में ना माइटोसिस में एंट्री मारते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेटा माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो होता है, आप देखिएगा, आराम से देखिए, आपको लिखने का पूरा टाइम दिया जाएगा। माइटोसिस जो होता है इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? एक्चुअल में होता क्या, माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज माइटोसिस में एक पेरेंट सेल है, तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, और दोनों जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है जैसे पेरेंट सेल में है, इसलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। 1 से 2 सेल बना और दोनों में क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट सेल के बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो देखिए, द एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 daughter cells occurs so that the both cells are identical to each other as well as to their parents। एक से 2 पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट से भी सिमिलर होते हैं। क्रोमोसोम नंबर भी बिल्कुल एक जैसा रहता है, मतलब उसी का कॉपी बन गया एक तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और जो माइटोसिस है फीचर ऑफ सोमैटिक सेल्स, ये सोमैटिक सेल की खासियत है। माइटोसिस में बोला था 2 चीज है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 4 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और अभी हम बात करेंगे टीलोफेज के बारे में। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, ठीक है। तो 4 सब स्टेजेज हैं, तो आप देखिएगा प्रोफेज, ये ध्यान देना, जो प्रोफेज होता है इट इज द फर्स्ट स्टेज, मतलब आप देखेंगे एम फेज के बाद, ये एक्चुअल में ना फर्स्ट फेज है एम फेज का, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज। तो आप इसमें देखेंगे कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम फेज, इसलिए बोलते हैं प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे अच्छा, इसके जस्ट पहले क्या था? इसके जस्ट पहले सेल इंटरफेज में था। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, और हमने बोला था कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एम फेज आ जाता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। तो देखिए कंडेंसेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इंटरफेज अकर्स। इंटरफेज में जो न्यूक्लियस था उसमें क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम, जिससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कंडेंसेशन हुआ है, पूरी तरीके से थोड़ी ना हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम नॉट क्लियरली विजिबल, क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेगा नहीं। मतलब आप यहाँ पे क्रोमोसोम का मार्फोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते, अच्छे से दिखेगा नहीं तो कैसे करोगे। एंड अपीयर एज बॉल ऑफ वुल, मतलब ऊन के गोले की तरह, ऊन होता है ना वुल, ऊन के गोले की तरह दिखेगा क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं स्पाइरिम स्टेज। स्पाइरिम स्टेज ये अर्ली प्रोफेज ही होता है। और हमने बोला था प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ध्यान देना, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज।
एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो इसको अर्ली और लेट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें ना अर्ली प्रोफेज में ऊन के गोले की तरह दिखेगा, कंडेंसेशन से क्लियरली दिखाई नहीं देगा। और यहीं पे ही प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल सकर, जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह होते हैं इनका असेंबली शुरू हो जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन तो बन तो गया था G2 फेज में ही, असेंबली यहाँ स्टार्ट होता है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है। ER है, न्यूक्लियोलस है एंड गोल्गी बॉडी डिसअपीयर्स, ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसी का उल्टा टीलोफेज में होगा, वहाँ पे फिर से आ जाएंगे। तो ये लेट प्रोफेज में ऐसा होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं ये डिसअपीयर हो जाते हैं। ये लेट प्रोफेज की बात है। तो प्रोफेज को अर्ली और लेट में डिवाइड किया गया क्योंकि ये एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ना। तो ये बात थी प्रोफेज की, जिसको हम अर्ली और लेट में डिवाइड किए। तो बेटा याद रखना, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है आप उसको मार्फोलॉजी स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम अस्पष्ट दिख कहाँ रहा है, वो तो उनके गोले की तरह दिख रहा है ना। इसके बाद प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है, हालांकि प्रोफेज में ही आप देखोगे जो क्रोमोसोम होगा, एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड्स अटैच रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो हालांकि वो क्लियरली दिखेंगे नहीं। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटा मतलब होता है सेकंड स्टेज, फेज मतलब स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होगा उसके सेंट्रोमियर पे आपको पता है काइनेटोकोर अटैच होता है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर अटैच होता है। काइनेटोकोर क्या है, स्मॉल डिस्क से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, डिस्क के आकार में प्रोटीन होता है। इट सर्व्स एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो काइनेटोकोर है ये सर्व करता है एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो सेंट्रोमियर पे जो काइनेटोकोर है उसी से ना अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। आप सोचो जरा, प्रोफेज में जब न्यूक्लियर इनवेलप टूटा था तो क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो गया होगा, फैल गया होगा। तो यहाँ पे इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ जो सेंट्रोमियर पे था, और क्रोमोसोम को जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था पकड़ पकड़ के बिल्कुल इक्वेटर पे लाएगा, एक मेटाफ्लेज प्लेट बन जाएगा। तो वही है, विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर एंड ब्रिंग क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स द इक्वेटर। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्रोमोसोम के, जो पकड़ पकड़ के बीच में लाया जा रहा है इक्वेटर पे, इसको बोलते हैं कांग्रेशन। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल एक मेटाफेज प्लेट मिडिल में आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब यहां पे देखेंगे मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजिली स्टडीड। ये बेस्ट स्टेज है मार्फोलॉजी स्टडी करने का, मतलब बिकॉज द क्रोमोसोम इज फुल्ली कंडेंस्ड, इट इज द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजिली स्टडीड, मतलब क्रोमोसोम आपको क्लियरली विजुअल होगा बिकॉज द क्रोमोसोम इज फुल्ली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम पूरी तरीके से पूर्णतः कंप्लीटली कंडेंस हो गया है, तो आप उसका मार्फोलॉजी बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। अब इसके बाद आता है एनाफेज, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज में एक क्रोमोसोम से 2 सिस्टर क्रोमैटिड अटैच होंगे। एनाफेज जो होता है ये शॉर्टेस्ट फेज है, मतलब इसका कैरियोकाइनेसिस का एम फेज का सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है कि एक सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमैटिड अटैच है, तो सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट कर जाता है, मतलब एक सेंट्रोमियर 2 में टूट जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, डुप्लीकेट्स हमने ब्रैकेट में लिखा है, डुप्लीकेट्स, ठीक है, डुप्लीकेट्स, टूट गया, 1 से 2 हो गया, एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, टूट के ना अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। खींचेगा कौन, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर खींचेगा, अपोजिट पोल्स बाय द स्पिंडल फाइबर्स। एंड एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। हमने बोला था क्रोमोसोम का 4 शेप होता है, VLJI शेप, याद है ना, सेल वाले में लास्ट में बताया था। मेटासेंट्रिक V शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक L शेप, एक्रोसेंट्रिक J शेप और टिलोसेंट्रिक I शेप होता है। तो जब अपोजिट पोल पे जाता है तो क्रोमोसोम VLJI के आकार में बन जाता है।
एंड इट इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। और मार्फोलॉजी की बात करेगा तो मेटाफेज होता है मार्फोलॉजी स्टडी करने का सबसे ठीक स्टेज। तो यहाँ पे एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे भाग जाता है, और इससे पता है अपोजिट पोल पे जाने से क्या होगा कि जो आगे चल के दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें डीएनए कंटेंट हाफ हो जाएगा। ध्यान देना, एनाफेज में क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड का अपोजिट पोल पे जाना मतलब जो डॉटर सेल्स बनेंगे साइटोकाइनेसिस के बाद उसमें डीएनए कंटेंट हाफ हो जाना, उससे डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। तो ये जो आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। और तो आप यहां पे देखिए, जो मेटाफेज होता है बेटा, मेटाफेज में आप देखेंगे ना कि जो क्रोमोसोम होगा तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये है। तो जो क्रोमोसोम होगा आपको पता है कि ये सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल होता है एक सेल में, और यहाँ से ये एस्टर होता है, ये एस्टर बोलते हैं इसको। और सेंट्रोमियर पे ये डिस्क के आकार में स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर बोलते हैं। तो ये सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर निकला, सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर निकला और स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से अटैच हो गया। तो आप देखिए ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है, ये भी स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रियोल है, ये ग्रीन कलर में हमने दिखाया है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। और ये वाइट कलर में बीच में था सेंट्रोमियर। तो जो पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम फैले हुए थे उनको पकड़ के बिल्कुल बीच में ला देगा। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए और एक कॉमन सेंट्रोमियर से ये जुड़े हुए हैं। तो पकड़ पकड़ के स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को बिल्कुल इक्वेटर प्लेट पे लाता है, मिडिल में लाता है, बीच में लाता है। तो उसको मूवमेंट को हम बोलते हैं कांग्रेशन, और मेटाफ्लेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बन जाता है ना ये। और जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या होता है हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये सेंट्रियोल हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये एस्ट्रल रेज है, एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल को एस्टर भी बोलते हैं, ASTER भी बोलते हैं। और आप देखिए ये सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर से ये दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच है, ठीक है। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है अटैच है सेंट्रोमियर से। ये काइनेटोकोर है और ये स्पिंडल फाइबर्स है जो काइनेटोकोर से अटैच है। ये बिल्कुल बीच में है क्रोमोसोम, तो ये मेटाफेज था। अब क्या होता है बेटा, एनाफेज में, ड्यूरिंग एनाफेज ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच से टूट जाता है, ये ऐसे बीच से टूट गया और इसी सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े थे। तो बताइए एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है और दोनों बहनों का साथ छूट जाता है। तो देखो ये बीच से टूट गया और ये दोनों बहनों का साथ छूट गया। अब क्या होगा कि इधर वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को इधर खींचेगा और इधर वाला इसको इधर खींचेगा। तो पता है ये देखिए ये खींच रहा है, तो हम दिखा देते हैं आपको। इसके अगला स्टेज देखो,
ये सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर ये है, और ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, और ये हमने दिखा दिया सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रोलेज है। देखिए, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये कहाँ भाग रहे हैं? अपोजिट पोल पे। एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अपोजिट पोल पे जा रहा है। और याद रखना, जब सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे जा रहा होता है तो उसका जो आर्म होता है, आर्म ये ऐसे ट्रेल कर रहा होता है। आर्म्स, दोनों आर्म एक की तरफ रहेंगे, ऐसे ध्यान देना, आर्म ऐसे पास पास में रहेंगे, ट्रेल करेंगे, पीछे की तरफ रहेंगे। और जो सेंट्रोमियर रहेगा, सेंट्रोमियर पोल की तरफ रहेगा, पोल की तरफ रहेगा। एंड आर्म्स ट्रेल्स बिहाइंड, आर्म और बगल बगल आगे ट्रेल करेंगे, पीछे रहेंगे। और ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ रहता है। तो ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड एक न्यूक्लियस में चला जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में चला जाएगा। तो मान लो इस टाइम पे, मान लो इस क्रोमोसोम में 10 पिकोग्राम डीएनए था मान लो, तो क्योंकि 2 क्रोमैटिड थे, अब एक क्रोमैटिड इधर टूट गया, एक इधर चला गया, तो ये एक क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में चला जाएगा, ये एक न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो 5 पिकोग्राम एक न्यूक्लियस में चला जाएगा, दूसरा 5 उसमें चला जाएगा। तो एनाफेज से ना जो डॉटर सेल्स आगे बनते हैं उसमें डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाता है। और ये जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स फ्यूचर के न्यूक्लियस का ये क्रोमोसोम है बेटा। ये जो फ्यूचर में 2 न्यूक्लियस बनने वाले हैं, एक न्यूक्लियस में ये जाएगा, एक न्यूक्लियस में ये जाएगा, तो ये फ्यूचर के न्यूक्लियस का क्रोमोसोम होता है। एनाफेज के बाद आता है लास्ट में टीलोफेज, चौथा होता है टीलोफेज। जो टीलोफेज होता है ये रिवर्स प्रोफेज है, मतलब जो प्रोफेज में होता है उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ था उसी का ये अपोजिट है, इसको रिवर्स प्रोफेज बोला जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बेटा, इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल पोल तक पहुंच गया है, ठीक है। तो पोल पे जब क्रोमोसोम पहुंच जाता है तो यहाँ पे रिवर्स है प्रोफेज का, डीकंडेंसेशन होगा, डीकंडेंसेशन होगा, ध्यान देना। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा। एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम एज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या एलिमेंट गेट लॉस्ट। क्रोमोसोम का जो पहचान होगा, अपना आइडेंटिटी होगा, वो लॉस हो जाएगा, वो लिक्विड की तरह दिखाई देने लगेगा। और पता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर लेगा उसको, सराउंड्स या रीअपीयर। और गोल्गी है, ईआर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये सब भी रीअपीयर हो जाएंगे। जो डिसअपीयर हुए थे ना वो फिर से अपीयर हो जाएंगे। तो आप देखिए जरा, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सेल है ना, ये सेल है, तो एनाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में जो क्रोमोसोम था ना वो आपको पता है कि अपोजिट पोल पे ऐसे गया हुआ था, जो क्रोमोसोम था वो ऐसे अपोजिट पोल पे गया हुआ था एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाता है ऐसे। तो एक सेल में आप देखोगे ना, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गया, टीलोफेज, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गया। ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिड फ्यूचर के न्यूक्लियस का क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम इसमें है, ये क्रोमोसोम इसमें, लेकिन क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया इसलिए उसका पहचान नहीं दिखेगा आपको, उसका पहचान खत्म हो चुका है ना, वो लिक्विड की तरह दिखेगा। तो टीलोफेज में एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए। अब ये बताइए आप जरा, अब ये बताइए इस टाइम पे टीलोफेज में सेल में साइटोप्लाज्म कितना है, साइटोप्लाज्म डबल है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट कितना है, डीएनए भी डबल है। न्यूक्लियस भी कितना है, न्यूक्लियस ये भी डबल है।
साइटोप्लाज्म डबल है तो सेल के ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगे, डबल होंगे। सेल का साइज भी ओरिजिनल जो पेरेंट सेल था स्टार्टिंग में उसका डबल है। आप ये बताइए सेल का साइटोप्लाज्म डबल कैसे हुआ? अरे डबल तो इंटरफेज में ही हो गया था। ऑर्गेनेल डबल कब हो गए थे? इंटरफेज में ही डबल हो गए थे। जो शुरुआती पेरेंट सेल था पहले इंटरफेज हुआ, फिर एमफेज हुआ, माइटोसिस हुआ ना। तो ऑर्गेनेल भी डबल है, साइटोप्लाज्म भी डबल है, और एस पेज में डीएनए भी डबल था, और अभी कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस भी डबल हो गया। अब बताइए साइटोकाइनेसिस में ना, टेलोफेज में जो पेरेंट सेल है, ये टेलोफेज में जो सेल है इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कराना है, साइटोकाइनेसिस कराना है, जिससे ये सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बन जाएगा। तो दोनों सेल के पास अपना न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होगा, और हाफ हाफ साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल भी होंगे, न्यूक्लियस में डीएनए भी होंगे। मतलब दो सेल जो बनेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पेरेंट सेल था उसकी तरह बनेंगे। तो पेरेंट सेल में पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ऑर्गेनेल डबल हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा, दो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, तो साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है बेटा। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया था। साइटोकाइनेसिस का मतलब है, अभी आपको ना इधर का डायग्राम नहीं देखना है अभी आप इधर का डायग्राम नहीं देखना है, यहाँ पे देखिए। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स। कैरियोकाइनेसिस हो ही चुका है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं एक सेल में। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स सो दैट टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड हैव देयर ओन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ताकि जो टेलोफेज में एक पेरेंट सेल में डबल साइटोप्लाज्म और डबल न्यूक्लियस था उसको हाफ हाफ में डिवाइड किया जा सके, दो सेल में डिवाइड किया जा सके, वही होता है साइटोकाइनेसिस। और प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का जो तरीका है, मेथड है, वो डिफरेंट है। आप देखिएगा, एनिमल सेल में बनता है क्लीवेज फरो या सेल फरो बनता है, और ये सेंट्रीपेटल मैनर में ग्रो करता है। और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में ग्रो करता है। एक्चुअल में है क्या, जैसे ये टेलोफेज में देखिए एक सेल में दो न्यूक्लियस है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, सेल वॉल बहुत रिजिड होता था, वो एक्सटेंड नहीं कर पाता था, मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर जाता है। तो देखिए ये है, तो बेटा यहाँ पे ना एक गड्ढा बनेगा, फरो का मतलब गड्ढा। ये देखिए यहाँ पे गड्ढा बन गया। गड्ढा कहाँ बनना है ये कौन डिसाइड करता है? इसका पोजीशन। फरो कहाँ बनना है इसका पोजीशन दिखाता है माइक्रोफिलामेंट्स। हमने साइटोस्केलेटन में सेल वाले चैप्टर में बताया था। तो देखिए ये फरो बन गया, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करता चला गया, ये गड्ढा बन गया। अब ये जो फरो है सेंट्रीपेटल मैनर में मूव करेगा। सेंट्रीपेटल मतलब पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब ये किनारे से ये अंदर की तरफ आएगा। मतलब आप देखोगे ये किनारे से ना अंदर की तरफ ऐसे आएगा, ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, और ये आपस में आके ना मिल जाएगा। जैसे रबर का बॉल है, उसको अंगूठे से दोनों साइड से दबाओ तो बीच में आके छू जाए ना, तो वैसे ये टच कर जाएगा। और जैसे ही ये गड्ढा डीप होता जाएगा, डीप करता जाएगा अंदर, और जैसे ही आके ये फरो आके जैसे एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल छू गया, ऐसे ना ये डीप होता गया फरो। जैसे ही छू जाएगा तो आप देखोगे दो डॉटर सेल्स बन गए। ये दो क्या बन गए? दो बन गए यहाँ पे डॉटर सेल्स दो डॉटर सेल्स बन गए। इनका ये साइटोप्लाज्म था ना, तो ये दो डॉटर सेल्स बन गए, इनका न्यूक्लियस भी अपने पास है और ये साइटोप्लाज्म भी अपने पास है, तो ये बन गए दो डॉटर सेल्स। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया ना, तो सेल फरो बना। लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है। ये सब साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, टेलोफेज का ये सेल है। ये बाहर क्या है? ये सेल वॉल है बाहर, और सेल वॉल के जस्ट अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन बेटा प्लांट सेल बाहर से अंदर की तरफ धस नहीं सकता, इन्वेजिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है और सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, हार्ड होता है, तो ये बाहर से धस के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन एक ये बनता है सेल प्लेट, इसको हमने लिख दिया सेल प्लेट। सेल प्लेट बन गया, और ये सेल प्लेट जो है बेटा ये मिडिल लैमेला को दिखा रहा है, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो
एडजेसेंट सेल के बीच में ये मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल प्लेट। सेल प्लेट बनाता कौन है? सेल प्लेट बनाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। ध्यान देना, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। यही स्ट्रक्चर बनाता है सेल प्लेट। ये है क्या? ये गोल्गी डेराइव्ड वेसाइकल होता है। ध्यान देना, गोल्गी डेराइव्ड वेसाइकल होता है जो गोल्गी बॉडी से बनता है। तो गोल्गी बॉडी का काम सेल प्लेट बनाने में, सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस में है। तो सेल प्लेट कहाँ बनता है? इसका पोजीशन बताता है माइक्रोट्यूब्यूल, और फरो कहाँ बनना है इसको बताता था माइक्रोफिलामेंट। तो ये सेल प्लेट बन गया। और बेटा ये जो सेल प्लेट है ये अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करेगा, इधर, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। बाहर से अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, लेकिन ये प्लेट अंदर से बाहर तो जा सकता है ना, ऐसे जाके टच कर जाएगा, और जब टच कर जाएगा तो दो सेल में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से पार्टीशन बन गया ये ऐसे प्लेट का, तो एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। एक सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, दूसरे के पास भी अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा, तो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो प्लांट सेल में सेल साइटोकाइनेसिस प्लेट बनने से होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, और प्लेट बनाता है गोल्गी बॉडी का डेराइव्ड वेसिकल होता है जिसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, और ये सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करता है, सेंटर टू पेरीफेरी। और ये सेल फरो कैसे ग्रो करता था? पेरीफेरी टू सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटली। तो इसके बाद ही हमने एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है माइटोसिस का, तो आपको हम बता दें, आप लिख लीजिए पहले। साइटोकाइनेसिस का डायग्राम था, बनाया था हमने, आप लिख लो। ये हम हटा देते हैं अब। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए। ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है। ये सेल है, सेल का आप इसको मेम्ब्रेन मान लो। ये न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये रेड वाला क्रोमैटिन मटेरियल है। बाकी ये सब साइटोप्लाज्म वगैरह रहा होगा, ठीक है। ये सब इधर ये साइटोप्लाज्म रहा होगा, और ये क्रोमैटिन है। अर्ली प्रोफेज है। फिर क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप देखिए टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है लेट प्रोफेज में, ठीक है। फिर ये जो क्रोमोसोम है पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं, क्रोमोसोम दिख भी रहा है अच्छे से, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। और जब पूरी तरीके से मेटाफेज आ गया तो स्पिंडल फाइबर पकड़ पकड़ के क्रोमोसोम को बिल्कुल इक्वेटर पे लाए हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाए हैं। 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, यहाँ जगह कम था इसलिए हमने सिर्फ 3 क्रोमोसोम ही दिखाया है। तो चारों क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे। फिर एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर क्या होता है? स्प्लिट होता है, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। 4 क्रोमोसोम है तो 8 क्रोमेटिड होंगे। तो देखो 4 ऊपर की तरफ भाग गए, 1 2 3 4, 4 नीचे की तरफ भागे, अपोजिट पोल की तरफ। और जब अपोजिट पोल पे जा रहेंगे तो आर्म ट्रेल करता है, और ये जो उसका सेंट्रोमियर होता है पोल की तरफ रहता है ये। और फिर टेलोफेज में देखिए, टेलोफेज में ये क्रोमोसोम गायब हो चुका है, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया है, इसका आइडेंटिटी खत्म हो चुका है। फिर जब साइटोकाइनेसिस होगा तो देखिए 2 सेल बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं, वही हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। 1 सेकेंड में हम आपको बता देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस सबसे पहला है ग्रोथ। तो एक बात ये बताइए, आपको पता है कि प्लांट में पूरे लाइफ ग्रोथ होता रहता है, क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेम है, और मेरिस्टेम में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस ही तो होता है, इक्वेशनल डिवीजन ही तो होता है, जिससे प्लांट में आपको पता है प्लांट में पूरे लाइफ थ्रू आउट ग्रोथ होता रहता है, इनडेफिनेट ग्रोथ होता है पूरे लाइफ। मेरिस्टेम में माइटोसिस होता है। दूसरा रिपेयर फंक्शन। माइटोसिस से जैसे स्टोमक के लाइनिंग के सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, ये सब मरते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, और माइटोटिक एक्टिविटी से नए नए सेल्स बनते हैं, इनको रिप्लेस भी करते रहते हैं, रिपेयर हो गया। ऐसे आप देखिएगा माइटोसिस जो होता है ये मेंटेन करता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम
नंबर, माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, मेंटेन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ऐसे आप देखेंगे रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो माइटोसिस होता है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है। कैसे, एक बात बताइए, सबसे पहले इंटरफेज था, इंटरफेज में सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ा, सेल का साइज बढ़ा, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया, लेकिन उसका न्यूक्लियस तो एक ही था ना, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन कब करेगा, जब एम फेज आएगा। तो सेल का साइटोप्लाज्म तो डबल हो गया पेरेंट सेल में, पेरेंट सेल में जितना स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म था, इंटरफेज जब खत्म हुआ तो उसका साइटोप्लाज्म डबल है, लेकिन न्यूक्लियस तो सिर्फ एक ही है ना। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो गया है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस एक ही है, कम है। लेकिन जब एम फेज आया, एम फेज में जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करके 2 बन गया। अब साइटोप्लाज्म भी डबल है, ज्यादा है, और न्यूक्लियस भी डबल है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बैलेंस कर दिया माइटोसिस ने, जब न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ ना। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। फिर अब बेटा आप ध्यान देना कि ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे कोई सोमेटिक सेल है, स्टार्टिंग में उसमें आप मान लो कि 10 पिकोग्राम डीएनए था, तो ये जो लास्ट में जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इनमें कितना डीएनए होगा। इनिशियली 10 पिकोग्राम डीएनए था, तो मियोसिस खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इनमें कितना डीएनए होगा। तो एक बार बताइए, इनिशियली 10 पिकोग्राम था, तो जीवन के बाद एस फेज में डीएनए डबल हो गया, 10 का 20 हो गया, ठीक है। और फाइनली जब 2 डॉटर सेल्स में 20 को डिवाइड कर दो तो 10, मतलब लास्ट में जो 2 सेल्स बनते हैं, इनमें डीएनए पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर होता है। पेरेंट सेल में 10 था, तो यहां भी तो 10 है, क्योंकि बीच में एस फेज में डबल हुआ था, तो 20 हो गया था, 20 को 2 में डिवाइड कर दो, 10 हो गया। तो ये खत्म है। अब हम माइटोसिस के बाद मियोसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप ये बना लीजिए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको हम बता देते हैं। आप देखिएगा, इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल। एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होता है एम्फीएस्ट्रल होता है। एम्फीएस्ट्रल मतलब आपको पता है कि दोनों साइड में सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल से एस्टर रेज निकलता है दोनों साइड से ना, तो वही लिखा है, स्पिंडल इज एसोसिएटेड विद 2 एस्टर्स। 2 एस्टर मतलब दोनों साइड से। और इन प्लांट सेल्स माइटोसिस इज कॉल्ड इनेस्ट्रल। क्यों, क्योंकि एस्ट्रल रेज नहीं बनते हैं, क्योंकि बेटा नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल तो है ही नहीं। ऐसे आप देखिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। आपको पता है टीलोफेज में न्यूक्लियर मतलब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है ना। इट इज कॉल्ड यूमाइटोसिस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और इफ माइटोसिस इज इंट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, मान लीजिए मेम्ब्रेन डिसअपीयर ना हो, इट इज कॉल्ड प्री माइटोसिस, ठीक है। और अगर इफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट देन कॉल्ड सेंट्रिक। अगर मान लीजिए सेंट्रियोल है, जैसे एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रिक या डाइसेंट्रिक, 2 सेंट्रियोल है। और प्लांट सेल्स में क्या होता है बेटा, सेंट्रियोल नहीं होता, तो वहां पे होता है एसेंट्रिक। देखिए ना, नो सेंट्रियोल। इफ नो सेंट्रियोल्स, जैसे प्लांट सेल्स हो गए ना, प्लांट सेल्स, then called एसेंट्रिक है, क्योंकि कोई भी सेंट्रियोल नहीं है, उसको बोलेंगे एसेंट्रिक, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। तो ये जो पेरेंट सेल है, माइटोसिस में पेरेंट सेल से 2 सेल बना, और ध्यान देना, दोनों के पास डीएनए कंटेंट पेरेंट सेल के बराबर है, और क्रोमोसोम नंबर भी पेरेंट सेल के बराबर है, इसलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये बताइए, मान लीजिए इसके पास इस स्टार्ट में डीएनए अमाउंट था 10 पिकोग्राम, तो बेटा इंटरफेज में
एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में 20 हो गया होगा। फिर जब माइटोसिस हुआ 2 सेल बने तो 10-10 हो गया, तो यहाँ भी तो 10 था, यहाँ भी 10-10 हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वंस, अकर्स ओनली वंस। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार हुआ एस फेज में, एंड रिडक्शन इन डीएनए कंटेंट ऑल्सो अकर्स वंस। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ एस फेज में, और रिडक्शन भी एक बार हुआ जब एनाफेज में अपोजिट पोल पे भाग गए तब। लेकिन मियोसिस में कुछ कहानी और है, रेप्लिकेशन डीएनए का सिर्फ एक बार होगा एस फेज में, लेकिन डीएनए हाफ 2 बार होगा, क्योंकि मियोसिस में एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकंड होता है। ये आप नोट कर लीजिए, आप पहले इसको ना, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा मियोसिस के बारे में। मियोसिस जो होता है, मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं हम इसको। फीचर ऑफ जर्म सेल्स, ये जर्म सेल की खासियत है। जर्म सेल का मतलब जो सेल गैमेट्स बनाएगा ना, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खासियत है। अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होता है। ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल की खासियत है, ध्यान देना, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में ये होता है। और ये अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के ये टाइम पे होता है। तो ये बताइए, अगर कोई इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल में मियोसिस किस सेल में होगा, मतलब कब होगा? स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं oogonia और स्पर्मेटोगोनिया, इनमें होता है। जब गैमेट बनना होगा, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होता है, जिससे गैमेट्स बनते हैं। टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे, 2 साइंटिस्ट ने दिया था। और मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओनली वन टाइम, एक ही बार होता है। मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है। मान लीजिए कोई जर्म सेल है, उसको डिवाइड करना है, पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, तो साइकिल में सबसे पहले क्या आएगा? इंटरफेज, G1S G2 फेज। तो एस फेज में डीएनए डबल किया होगा ना, और फिर केवल एक बार किया होगा एस फेज में। और बट न्यूक्लियर डिवीजन, रिडक्शन ऑफ डीएनए कंटेंट अकर्स ट्वाइस। ध्यान देना, किसी जर्म सेल में पूरा साइकिल कंप्लीट करने में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है एस फेज में, इंटरफेज के। लेकिन डीएनए कंटेंट हाफ, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होता है। एक बार मियोसिस फर्स्ट में होता है और दूसरा मियोसिस सेकंड में होता है, जिससे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हैविंग हाफ द क्रोमोसोम नंबर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम रहा होगा, जितना डीएनए कंटेंट रहा होगा, उसका हाफ आपको मिलेगा 4 जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें। स्टार्टिंग में जितना पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम था, जितना डीएनए कंटेंट था, लास्ट में जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे ना, उसमें पेरेंट की तुलना में क्रोमोसोम नंबर आधा होगा और डीएनए कंटेंट भी क्या होगा? हाफ होगा। सीक्वेंसेस इन मियोसिस, मियोसिस में क्या क्या सीक्वेंस इन्वॉल्व है आप देखिए। मियोसिस फर्स्ट में आप देखेंगे, मियोसिस में बेटा मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में पता है आपको कि प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, एनाफेज है, फिर टीलोफेज है। तो बेटा प्रोफेज फर्स्ट, ये 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये सब प्रोफेज फर्स्ट में आते हैं। फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर आता है एनाफेज फर्स्ट, फिर आता है टीलोफेज फर्स्ट, और फिर ध्यान देना, फिर आता है बेटा, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे ध्यान देना, फिर होता है साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आप बोल दो। साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। फिर होगा इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस को हम इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी बोलते हैं, इंट्रामियोटिक इंटरफेज, ये होगा। ये एक शॉर्ट गैप है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज। वो वाला इंटरफेज नहीं G1S G2 वाला, वो अलग है, ये अलग है।
फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप है, और ये जो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, 2 सेल बन चुका है, अब उन दोनों सेल में मियोसिस सेकंड होगा और 2 से 4 सेल बनने हैं, और मियोसिस सेकंड बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा जिसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड होगा। फिर होगा साइटोकाइनेसिस सेकंड, फिर 2 से कितने 4 सेल फाइनली बन जाते हैं ना, 2 से फाइनली 4 सेल बन जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं सबके बारे में। तो बेटा ध्यान देना, मियोसिस फर्स्ट जो होता है रिडक्शनल डिवीजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन होता है। ध्यान से सुनना, मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये रिडक्शनल डिवीजन है या हेट्रोटिपिक डिवीजन है। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो एक पेरेंट सेल जो स्टार्टिंग में था उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ध्यान देना, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, और उन दोनों सेल में पेरेंट सेल का हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है। मतलब जैसे पेरेंट सेल था उसका हाफ हो जाता है, इसलिए बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या हेट्रोटिपिक। अगर मान लीजिए दोनों में पेरेंट सेल और दोनों डॉटर सेल्स में सेम क्रोमोसोम रहा होता, एक जैसे रहे होते, तो होमोटिपिक बोलते। लेकिन यहाँ हेट्रो मतलब डिफरेंट है ना, आधा हो गया, इसलिए बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट केस में। तो कैरियोकाइनेसिस में आप देखोगे बेटा, जाहिर सी बात है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 स्टेजेस होते हैं। तो प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज फर्स्ट, एक चीज ये ध्यान देना, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट जो होता है माइटोसिस के प्रोफेज से काफी ज्यादा बड़ा होता है, लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोटिक प्रोफेज। और इसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे, इवेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, 5 सब स्टेजेस है। क्या क्या है आप देखिएगा। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन को हम बकेट स्टेज भी बोलते हैं, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, अच्छा इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा? इसके जस्ट पहले तो वही इंटरफेज था ना, G1S और G2। हमने बोला नहीं था कि एम फेज का मतलब है सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस और जर्म सेल है तो मियोसिस। तो लेप्टोटीन, लेप्टोटीन जो होता है ये प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब स्टेज है, इसको बकेट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज अकर्स, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और जो इंटरफेज में क्रोमेटिन मटेरियल था उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अकर्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम है ये आप देखेंगे विच इज अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाके अटैच रहता है, और अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है बाय द हेल्प ऑफ अटैचमेंट प्लेट। और पता है क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम को हम विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगता है क्रोमोसोम। तो बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, माइटोसिस का और ये मियोसिस का लगभग आप देखोगे ना इवेंट मोर और लेस वैसे ही रहता है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है बस। ठीक है, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखने लगा लाइट माइक्रोस्कोप में, और देखिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और देखो क्रोमोसोम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, अटैच करने के लिए अटैचमेंट प्लेट होता है। दूसरा है जाइगोटीन, जाइगोटीन जो होता है इसको साइनेप्टिक स्टेज भी बोलते हैं। तो ये 2 क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। ध्यान देना, ये जो 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब जिनका शेप, साइज, सेंट्रोमियर का पोजीशन, टेलोमियर सब एक जैसा हो। तो ये एक पेयर है, एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम। 2 कैसे? एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम 2 सेट में होता है ना, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर, प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस, एंड साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवैलेंट्स या टेट्राड्स। तो बेटा साइनेप्स, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, याद रखना। जाइगोटीन फेमस है फॉर साइनेप्सिस। तो इसमें ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना, दो क्रोमोसोम का आपस में पेयरिंग होता है, और पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं बाइवैलेंट्स या टेट्राड्स। बाइवैलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है।
और टेट्राड क्यों? 4 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमोसोम है तो बाइवैलेंट बोल दिया, और 4 क्रोमेटिड है इसलिए बोल दिया टेट्राड। तो देखिए इन वन बाइवैलेंट 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट सो कॉल्ड बाइवैलेंट्स, और 4 क्रोमेटिड से सो कॉल्ड टेट्राड। 8 आर्म्स होंगे, आर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ बाइवैलेंट इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल ऑफ डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनियम में जितना भी क्रोमोसोम नंबर होता है उसका आधा कर दो तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट हो जाएगा। क्यों? 2 क्रोमोसोम एक बाइवैलेंट बनाते हैं। तो ह्यूमन में अगर 2n इक्वल टू 46 है किसी सेल में, डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट कितना हो जाएगा? 2 क्रोमोसोम एक बाइवैलेंट बनाता है तो 46 क्रोमोसोम है, तब 23 बाइवैलेंट्स हो जाएगा ना। किसी सेल में 2n इक्वल टू 100 है तो बाइवैलेंट कितने बनेंगे, टेट्राड कितने बनेंगे? जाहिर सी बात है 100 है तो 50 बन जाएगा बाइवैलेंट। तो वही हमने दिखा रखा है। तो इनके बीच में ये प्रोटीन है, एक्चुअल में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कई सारे प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसी के हेल्प से ये दोनों क्रोमोसोम का आपस में पेयरिंग होता है, तो इसे बोलते हैं हम साइनेप्सिस। एंड साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड बाइवैलेंट्स या टेट्राड्स। तो आप ये नोट कर लीजिए, साइनेप्सिस अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, SC हमने लिखा है। जाइगोटिन के बाद आता है पैकिटिन, लिख लो फिर हम बात करते हैं आगे। आप इसको ना पहले नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, पैकिटिन। पैकिटिन में बेटा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर अकर्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स या जेनेटिक मटेरियल्स या जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। देखिए आप जरा, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड, ये दोनों पीले वाले, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये और ये क्या हो जाएंगे? ये और ये हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर है, ये सिस्टर है, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो होता क्या है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, इनके बीच में आपस में क्रोमोसोम सेगमेंट्स या जीन्स का कुछ एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, और इसी अदला बदली वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी एंजाइम या प्रोटीन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी एंजाइम या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने की वजह से होता है। क्या है हम आपको बता दें, ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है ये एक्चुअल में इसी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के ही अंदर बनता है। तो क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो कट मारता है, लाइगेज एंजाइम जो जोड़ता है, आर इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशंस, दस द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशन आता है। अब देखिए, ये और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर होते हैं, ये भी सिस्टर है। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर होंगे। तो ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ है। तो होता क्या है, इस क्रोमेटिड का कुछ सेगमेंट इस क्रोमोसोम में चला जाता है, इसका कुछ इसमें आ जाता है। तो देखिए, ये येलो कलर में क्रोमोसोम है और ये ब्रिंजल कलर में ये क्रोमोसोम है, वॉयलेट कलर में है। तो पीले वाले का कुछ सेगमेंट इधर आ जाएगा वॉयलेट में, वॉयलेट का कुछ पीले वाले में आ जाएगा। तो आप इवन एनसीईआरटी भी देखोगे ना, उसमें देखिए
रेड कलर दूसरे वाले कलर में चला हो गया होगा, दूसरा वाला कलर रेड में आ गया होगा, तो कुछ सेगमेंट अदला बदली हुआ होगा। तो देखिए, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, इसी में हम आपको बता दें, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बनता है, इसी नोड्यूल में एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, क्रोमोसोम में कट मारता है हल्का सा। देखिए, ये क्रोमोसोम में हल्का सा कट मार दिया और यहाँ भी हल्का सा कट मार दिया, इधर भी आप देखेंगे हल्का सा कट मार देगा और इधर भी क्या करेगा, हल्का सा कट मार दिया, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसका सेगमेंट, इसका कुछ सेगमेंट इधर कर देगा और इसका कुछ सेगमेंट इधर कर देगा। ये देखिए एरो क्या दिखा रहा है कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए ना, पीले में देखिए इसका कलर आ गया बैगनी कलर, और बैगनी में कुछ पीले वाले का कलर चला गया, तो इनका सेगमेंट एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम का। तो डीएनए भी तो अदल बदल गया, डीएनए भी तो एक्सचेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से देखिए, ये मान लीजिए पेरेंटल क्रोमोसोम था, ये पैटर्नल पापा वाला क्रोमोसोम था, ये मम्मी वाला क्रोमोसोम था, लेकिन सेगमेंट का जब एक्सचेंज हुआ तो देखिए थोड़ा सा नया कॉम्बिनेशन बन गया ये, और नए वाले कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बच्चे में चला जाएगा, ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। तो बच्चा जो होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, डिफर होगा, क्योंकि इसलिए बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया ना। ये पैकेटिन था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता था, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता था। अब देखिए डिप्लोटीन, डिप्लोटीन जो होता है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स। ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था, ये जिससे साइनेप्सिस हुआ था, ये डिसॉल्व हो जाता है, और इसी की वजह से तो दोनों क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था। तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो जाता है, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग हुआ था ना, वो अलग होना शुरू कर देते हैं, और अलग होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसिनेप्सिस। डीसिनेप्सिस, तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स सेपरेट, डीसिनेप्सिस बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमोसोम्स सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब ये, ध्यान देना, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो देखिए पेयरिंग, ये अलग हो रहे थे, तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, मान लीजिए ये चिपके हुए थे, यहां से अलग हो रहे थे, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहीं पे आके फंस गए, और एक्स के आकार में एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लगा, जिसको हम बोलते हैं कियाज्मेटा। एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेयर एक्स शेप स्ट्रक्चर अपीयर कॉल्ड कियाज्मेटा। कियाज्मेटा एक्स के आकार में स्ट्रक्चर होता है। कियाज्मेटा क्या इंडिकेट करता है, कियाज्मेटा इंडिकेट्स द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कियाज्मेटा दिखाता है कि यहाँ पे जो एक्स बना है ना, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। तो याद रखना, जेनेटिक मटेरियल नॉन होमोलॉगस, जेनेटिक मटेरियल जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। क्रोमोसोम होमोलॉगस होगा, क्रोमेटिड नॉन सिस्टर होगा, याद रखना। और ये जो डिप्लोटीन है बेटा, सबसे खास बात सुन लो, डिप्लोटीन जो होता है लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज फर्स्ट का। तो इन द oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स या ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोटीन। एक्चुअल में होता क्या है, वर्टिब्रेट्स में, इवन मैमल्स में भी, ये जो डिप्लोटीन है ये कई महीने या कई साल तक ये रुका रहता है, सस्पेंड रहता है। एंड द टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन कॉल्ड डिक्टियोटीन। ये देखिए DICTYOTEN, डिक्टियोटीन बोलते हैं। जैसे आप बताइए ह्यूमन में, मैमल्स में, ह्यूमन में फीमेल बेबी में oogenesis का प्रोसेस पता है, oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में आके वो रुक जाता है। और पता है, बेबी का बर्थ हो गया और जब बेबी 12-13 साल की हो जाएगी, प्यूबर्टी आने लगेगा, तब जाके डिप्लोटीन कंप्लीट होगा। तो कई साल तक रुका रहा। तो वही लिखा है ना, इन oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ्स या ईयर्स, कई महीने या कई साल तक रुका रहता है। एंड दिस टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन इज कॉल्ड डिक्टियोटीन। डिक्टियोटीन क्या है, टेम्परेरी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन oocyte में, जिससे जब oogenesis होता है ना, तब की बात है। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, अगला स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा अकर्स। जो कियास्मेटा बना था, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया था आपको डिप्लोटीन में, कियास्मेटा जो होता है टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा अकर्स। और जो जाहिर सी बात है ये प्रोफेज का लास्ट फेज है। तो प्रोफेज में क्या होता है आपको पता है, ये न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। और जो डायकाइनेसिस है, डायकाइनेसिस रिफर्स या रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो ट्रांजिशन मतलब ये दिखा रहा है कि अब मेटाफेज आने वाला है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेटाफेज आ गया, तो मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट के बाद है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर के फॉर्म में थे, बाइवैलेंट्स थे, वो जाहिर सी बात है अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर होगा क्रोमोसोम से अटैच होगा। जब न्यूक्लियर इनवेलप टूटा रहा होगा तो क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गया होगा और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ होगा, और होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर के फॉर्म में थे, बाइवैलेंट के फॉर्म में थे, इनको पकड़ पकड़ के इक्वेटर पे लाया होगा, मेटाफेज प्लेट बन गया होगा। तो दो प्लेट बना होगा, एक ऐसे एक ऐसे। दो क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम बेटा पेयर में है ना, तो दो पेयर बना होगा ऐसे, तो दो मेटाफेज प्लेट बना होगा। ठीक है, तो ये बन गया मेटाफेज प्लेट। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम या बाइवैलेंट आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, टू मेटाफेज प्लेट फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में है। उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे खींचेंगे। मतलब दो क्रोमोसोम है, पेयर में है, तो एक पेयर ऊपर चला गया, एक पेयर नीचे अपोजिट पोल पे जाने लगा। मतलब जो क्रोमोसोम्स थे ना वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड होता है, दूसरे में दो क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं, सिर्फ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जा रहा है। क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड टू सेंट्रोमियर, सिर्फ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएगा। मतलब पेयर का एक मेंबर ऊपर पहुंच गया, दूसरा नीचे आ गया। तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो खींचेगा कौन? स्पिंडल फाइबर। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। नो सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है। ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर रीच टू द पोल। दस ध्यान देना, पोल पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पहुंचेगा, दूसरा दूसरे पोल पे पहुंचेगा। तो अब ये बताइए, आगे टेलोफेज में दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगा मेंबर का, पेयर का सिर्फ एक ही मेंबर जाएगा, और दूसरे में भी सिर्फ एक जाएगा। इसका मतलब जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पोल पे चले गए। फिर एक न्यूक्लियस में एक चला गया, दूसरे न्यूक्लियस में दूसरा चला जाएगा। फिर जब साइटोकाइनेसिस होगा टेलोफेज के बाद, तो दो सेल्स बनेंगे, तो उसमें पेयर का एक ही क्रोमोसोम तो जाएगा एक में, एक सेल में, दूसरे सेल में सिर्फ एक जाएगा। इससे क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो 10 न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल रिसीव ओनली हाफ द क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पेरेंट सेल। स्टार्टिंग में जो पेरेंट सेल था उसके कंपेयर में। इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस फर्स्ट में जो एनाफेज फर्स्ट होता है, इससे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद आता है टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज का उल्टा टेलोफेज है। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ पे डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, और न्यूक्लियर इनवेलप उसके चारों तरफ आ जाएगा, सराउंड कर जाएगा। इज फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोल बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर इनवेलप ER बनाता है ना, मतलब एक सेल में दो दो न्यूक्लियस आ गए, फिर अपोजिट पोल पे हैं। न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस खत्म है, साइटोकाइनेसिस होगा, एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, इनको हम बोलेंगे डाइड ऑफ सेल्स। डाइड क्यों बोला? क्योंकि एक डॉटर सेल में पेयर का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आया है, दूसरा क्रोमोसोम तो दूसरे सेल में चला गया ना। अगर दोनों गए होते तो हम टेट्राड बोलते, और यहाँ क्योंकि एक डॉटर सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गया जिसमें 2 क्रोमेटिड थे, इसलिए बोल दिया है डाइड ऑफ सेल्स। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे का हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको।
तो ये लास्ट में देखिए कंप्लीट होने वाला है बेटा। तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट के एंड पे 2 डॉटर सेल्स बने हैं, ठीक है। अब उन्हीं दोनों डॉटर सेल्स में मियोसिस सेकंड हम दिखाने वाले हैं। तो सेकंड के जस्ट पहले एक स्टेज आता है इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज। ये G1 है G2 वाला इंटरफेज नहीं है। विद इन मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो इंटरफेज है, ये शॉर्ट गैप है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स जो मियोसिस सेकंड में यूज होंगे उनका सिंथेसिस होता है। क्रोमोसोम का थोड़ा सा इलोंगेशन या डिस्पर्सन होता है, इलोंगेट करता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन, जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता था ऐसा कुछ ही यहाँ पे नहीं होगा। नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो वो रिसोर्सेज बन जाएंगे जो मियोसिस सेकंड में यूज होंगे। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है, होमोटिपिक डिवीजन है, सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस सेकंड को हम रिडक्शन डिवीजन नहीं बोलते, इट इज बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस। ये होमोटिपिक या इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जैसे बिल्कुल माइटोसिस पढ़े तो वैसे यहाँ भी है। अब जैसे देखिए कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। तो बेटा एक बार बताएं, मेटाफेज पे देखिएगा इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा। तो मेटाफेज फर्स्ट में 2 प्लेट बना था और यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेट बनेगा। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड सेल हो चुका है ना। हैप्लॉइड सेल में पेयर में थोड़ी ना क्रोमोसोम होगा, सिर्फ 1 ही प्लेट पे बनेगा यहाँ पे। और एनाफेज सेकंड में क्या होता है, इन एनाफेज सेकंड सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर टूट जाता है, मतलब डुप्लीकेशन हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा। जो 4 सेल बनेगा ना उसमें डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सेपरेट हुआ था, जिससे क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ था उन दोनों सेल में। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, जिससे जो 2 से 4 सेल बनेंगे आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, उनमें डीएनए कंटेंट क्या रहेगा, हाफ रहेगा। उन दोनों डॉटर सेल्स की तुलना में डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यह हम बोल दे पेरेंट सेल की तुलना में डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और टेलोफेज में आपको पता है तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। और ये जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे ये क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। ये पॉलन ग्रेन्स होंगे, ये गैमेट्स होंगे, स्पर्म होंगे, ओवम होंगे, ये सब होंगे। और जो पेरेंट सेल था, पहला वाला सेल, एक सेल जिसमें मियोसिस हुआ था, उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट। जिस सेल में मियोसिस होता है उसको हम बोलते हैं मियोसाइट। जैसे स्पोर मदर सेल हो गया, ठीक है, एंथर है, स्टमेन है, इसमें देखो ना स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल है, ये हो गया। उगोनिया हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, ये सब मियोसाइट है, इसमें मियोसिस होता है। तो उस मियोसाइट की तुलना में ये जो 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 स्पर्म या ओवम बनते हैं, उसमें डीएनए कंटेंट उसका पेरेंट सेल का आधा रहता है यहाँ पे, और क्रोमोसोम नंबर भी आधा रहता है। और अगर इन चारों सेल को हम कंपेयर करें मियोसिस फर्स्ट में जो 2 सेल बना था उसकी तुलना में, तो यहाँ पे इन चारों सेल में मियोसिस फर्स्ट में जो 2 सेल बने थे उनकी तुलना में इन चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर है, लेकिन इनमें डीएनए कंटेंट उनका क्या है, हाफ है, आधा है। और या फिर हम बोलें कि मियोसिस फर्स्ट के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बने थे उन दोनों डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल की तुलना में क्रोमोसोम नंबर आधा है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या है उन दोनों सेल में, पेरेंट के बराबर होगा बिल्कुल। कैसे? क्योंकि एस फेज में डबल भी तो हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। मियोसिस सेकंड और माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मियोसिस सेकंड किस में हो रहा है, हैप्लॉइड जर्म सेल में हो रहा है, लेकिन माइटोसिस डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है। बताइए, मियोसिस सेकंड माइटोसिस का सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है। मियोसिस सेकंड हैप्लॉइड जर्म सेल में होता है और माइटोसिस डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है, बस इतना अंतर है। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स में गैमेट का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis मियोसिस से होता है। मियोसिस ब्रिंग्स हैप्लॉइड फेज इन द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेट बनता है, वो किस प्रोसेस से बनेगा, मियोसिस से। लेकिन जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा फिर से ओरिजिनल डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगा। मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है,
आधा करके, रिड्यूस करके, हाफ करके, इसलिए इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। विडंबना है ये, दो अपोजिट स्टेटमेंट है कि ये मेंटेन भी कर रहा है लेकिन आधा करके, और ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन या इवोल्यूशन। जाहिर सी बात है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जिससे नया कॉम्बिनेशन बनेगा ऑफ स्प्रिंग का। इट इज़ द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, जिससे इवोल्यूशन होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों। तो अगले वाला चैप्टर में हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपको बताएंगे। आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।